बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, APN न्यूज़ के साथ मैं हूं अली हारून। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, एक तरफ बानी PTI कहते हैं कि वो जनरल फैज़ हमीद से 3 साल मिले ही नहीं, और दूसरी जानब कहते हैं कि मैं जनरल फैज़ हमीद को रखना चाहता था। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ को APN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में कहना था कि बानी PTI के दौर में जनरल फैज़ हमीद को रखने पर ही इख्तलाफात पैदा हुए। बानी PTI इस वक्त धोखेबाजी वाले काम कर रहे। तहवील में लिए गए 3 अफसरान के बारे में वज़ीर आज़म को आगाह किया गया होगा। जो खुद ये इस बात की का एतराफ़ कर रहे हैं इमरान खान साहब के मैं जनरल फैज़ को रखना चाहता था। क्यों रखना चाहते थे? अब कहते हैं मैं तो 3 साल से उन्हें मिला ही नहीं हूं, मैंने उनका नाम ही नहीं सुना। और उसको इसलिए रखना चाहते थे कि ही वांटेड टू कंटिन्यू द मैनिपुलेशन व्हिच वाज टेकिंग प्लेस। वो उसको कंटिन्यू करना चाहते थे, इसलिए जनरल फैज़ को वो रिटेन करना चाहते थे। That was the only reason जो है उनका इसका रखने का पे इसरार था, और उसके ऊपर फिर इख्तलाफात पैदा हुए, और वो इख्तलाफात जो है अल्टीमेटली जो है फिर उसका जो रिजल्ट निकला दैट इज पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। ये जो 3 साबिक अफसरान हैं, ये इनके हवाले से एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई इंटेल आप लोग से शेयर की गई कि ये राब्ते में थे इमरान खान से? देखें, मैं इस वक्त लाहौर हूँ, लेकिन इन चीजों की जो इंटेल जो है लाजमी तौर पे प्राइम मिनिस्टर के साथ शेयर की जा रही होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि जनरल फैज़ जनरल बाजवा की ख्वाहिश थी। जनरल शमशाद मिर्जा आर्मी चीफ हों और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल आसिम मुनीर हों। वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करते थे, लेकिन ये भी कहते थे कि ये इख्तियार हुकूमत का है। जनरल फैज़ हमीद का नाम आर्मी चीफ की भेजी गई लिस्ट में ही नहीं था, हालांकि वो इस वक्त कोर कमांडर के तौर पर काम भी कर रहे थे। मलिक अहमद खान की जानिब से बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद का नाम आर्मी चीफ की भेजी गई लिस्ट में ही नहीं था। जनरल फैज़ हमीद इस वक्त कोर कमांडर के तौर पर काम भी कर रहे थे। मलिक अहमद खान ने अपने बयान में कहा कि जनरल बाजवा की ख्वाहिश थी जनरल शमशाद मिर्जा आर्मी चीफ हों, और जनरल बाजवा ये भी कहते थे कि आर्मी चीफ लगाने का इख्तियार हुकूमत का है। साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के बाद 3 मजीद रिटायर्ड आर्मी अफसरान को भी फौजी तहवील में ले लिया गया है, जिनमें 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स और 1 रिटायर्ड कर्नल शामिल है। तीनों अफसरान को मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होने पर तहवील में लिया गया है। फौजी तहवील में लिए गए ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफार जनरल फैज़ हमीद के डिप्टी डायरेक्टर प्लानर्स ISI, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम ISI के सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद तैनात रह चुके हैं। कर्नल आसिम जनरल फैज़ हमीद के दौर में इनके अंडर कमांड रह चुके हैं। ISPR के मुताबिक तहवील में लिए गए तीनों रिटायर्ड आर्मी अफसरान पर इल्जाम है कि वो फौजी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हुए पैगाम रसानी का काम करते रहे और सियासी मफादात की बुनियाद पर मिली भुगत से अदम इस्तेकाम को हवा दे रहे थे। ISPR के मुताबिक फौजी तहवील में लिए गए अफसरान के जनरल फैज़ हमीद के साथ करीबी रवाबत थे, जो दौरान सर्विस और रिटायरमेंट के बाद भी कायम रहे। तीनों अफसरान से तफ्तीश जारी है और मिलने वाले शवाहिद की रोशनी में कार्रवाई का दायरा कार वसी किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि 12 अगस्त को पाक फौज ने जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फौजी तहवील में लेकर इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की थी। ISPR से जारी बयान के मुताबिक पाक फौज ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल करते हुए पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब इस्बाती कार्रवाई के लिए टॉप सिटी केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ शिकायत की तफसीली तहकीकात का आगाज किया। बानी चेयरमैन PTI कहते हैं कि फैज़ हमीद का एहतसाब अच्छी बात है। फैज़ हमीद से तफ्तीश फौज का अंदरूनी मामला है। फौज अगर अंदरूनी एहतसाब चाहती है तो जरूर करे, इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं। जनरल फैज़ हमीद हमारा असासा था जिसे ज़ाया कर दिया गया। फौज फैज़ हमीद से तफ्तीश कर रही है, ये इनका अंदरूनी मामला है, मुझे इससे क्या। अटाला जेल में सहाफ़ियों से गरज में गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद का एहतसाब कर रखी है, अच्छी बात है, लेकिन फिर ये सब का एहतसाब करें। IB की रिपोर्ट्स थी। मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठे रहा करते थे। साबिक वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर जनरल फैज़ हमीद को हटाया था। जनरल फैज़ हमीद को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त तलकलामी भी हुई थी। वज़ीर दिफा ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात करके मेरे मौक़िफ़ की तायीद की है। बानी चेयरमैन PTI ने कहा कि मखसूस सीटों के फैसले पर अमल न करके ये आइन की तीसरी मरतबा खिलाफ वर्जी करेंगे। PTI को मखसूस नशिस्तें न देने और आइन की खिलाफ वर्जी पर मैं पार्टी को अभी से तैयार कर रहा हूं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हमारी बानी PTI से कानून के मुताबिक मुलाकात होनी थी जो नहीं होने दी गई। मामले को हाउस ऑफ दी फ्लोर पर उठाऊंगा। फैज़ हमीद के मामले पर उन्होंने कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से मुतालिक इंक्वायरी अंदरूनी मामला है। जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल हुआ, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। ख्वाजा आसिफ को किसी बात का कुछ मालूम नहीं। ख्वाजा आसिफ बराए नाम वज़ीर दिफा थे, इनको कोई पूछता तक नहीं था। हमारी आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से
आइन और कानून के मुताबिक हमारी जो मुलाकात होनी थी उसके लिए हम लोग हाजिर हुए। जब हम लोग अंदर गए, कहा कि आप वजीर आजम इमरान खान साहब से कोई सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते। यही चीज फ्लोर ऑफ द हाउस पे उठाऊंगा। ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, और ये हमारी इस्तकाक जो है वो मजरू हुआ। मैं इसको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करता, मैं इसको कंडेम करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कंडेम कर दिया। महमूद खान चकजई कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात बावकार तरीके से होने चाहिए। बात होगी तो फिर एस्टैब्लिशमेंट को वापसी का बाइज़्ज़त रास्ता देने के लिए होगी। वो ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए इजहार ख्याल कर रहे थे। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, अगर एस्टैब्लिशमेंट से हमने बात करनी है या कोई कहता है कि हमें एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए, तो मेरी ईमानदाराना ये है कि हमें उनसे बात इस बुनियाद पर करनी है कि उन्होंने हम बाइज़्ज़त डिग्निफाइड तरीके के वापस जाने का रास्ता बता दें। इस हद तक मुज़ाकरात हो सकते हैं विद डिग्निफाइड मैनर। किस तरह वो इन्वॉल्व हुए अभी हो गए, लेकिन अभी तो इस मुल्क में नहीं, ये मुल्क दुनिया की जगहसाई का सबब बन रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध कहते हैं मुल्क में इंतशार फैलाने में PTI मुलव्विस थी। जो शख्स गिरफ्तार हुआ वह बानी PTI की पुश्त पनाही कर रहा था। सिर्फ ओहदों की लालच में मुल्क की दिफा को दाव पर लगा दिया गया। बहुत से लोग साकिब निसार के इंतशार का शिकार रहे। आईनी ओहदे पर बैठा शख्स PTI को सहूलत फराहम कर रहा था। साकिब निसार आज भी PTI की पुष्पनाही कर रहे हैं। पाकिस्तान की सालमियत के लिए अहम फैसले किए जा रहे हैं। का वाकया किया गया जिसका मकसद ये था कि अवाम के सामने अवाम को भड़काया जाए, अवाम को गुमराह किया जाए, अवाम को अपने ही इदारों के खिलाफ सामने खड़ा किया जाए। और उसमें जाहिर है PTI का बानी जो है मास्टरमाइंड वो था, लेकिन उसके साथ जो सहूलतकार थे, सुनने में यह है जो ये रिसेंटली गिरफ्तारियां हुई हैं, शायद ये सहूलतकार भी उसमें उस साजिश में बराबर के शरीक हों। एक और भी सहूलतकार है, वो सहूलतकार एक बदनाम ज़माना शख्स था। वो सहूलतकार जब खुद एक बहुत बड़े आइनी ओहदे पे मौजूद था, तब उसने इस मुल्क में आइन और कानून की जो धज्जियां उड़ाई वो पाकिस्तान के किसी भी शख्स से ढकी छुपी नहीं है। एक दहशत का माहौल पैदा करके उसने मनमाने जजमेंट्स लिए। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में उस साकिब निसार के जो उसका विंडिक्टेड था उसका शिकार रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं पाक फौज एक मजबूत इदारा है। फैज़ हमीद का मामला फौज का अंदरूनी मामला है। फैज़ हमीद के मामले पर मुबालगे से काम नहीं लेना चाहिए। फैज़ हमीद के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मखसूस सीटें हमारी ही होंगी। बानी की रिहाई के लिए हर महाज पर जिद्दोजहद जारी रखेंगे। कि पाकिस्तान आर्मी एक स्ट्रांग इदारा है, उनका एक इंटरनल कोड है, उनका कोड ऑफ लॉ है। उनके जो लोग यूनिफॉर्म में हैं या जो रिटायर्ड है उनके लिए एक स्पेशल लॉ बना हुआ है, उनके मुताबिक वो डील करते हैं। ये प्योरली पाकिस्तान आर्मी का इंटरनल मामला है, इसके PTI के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि इस पे मुबालगे से काम नहीं लेना चाहिए, इस पर सियासत नहीं होना चाहिए, इस बात को ज़्यादा नहीं उछालना चाहिए। अगर कुछ है पाकिस्तान आर्मी प्रोसीड करेगी, अगर कुछ नहीं है तो वो इक्विट हो जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। ये उनका इंटरनल मामला है। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ ने कहा कि हमें बयानात देते हुए इंतहाई एहतियात से काम लेना चाहिए। जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, ऐसे अफराद को सपोर्ट किया, इनका एहतसाब होना जरूरी है। लाहौर में नून लीग के मुशावरती इजलास में पार्टी सदर नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और दीगर भी शरीक हुए। इजलास में जजों की मुलाजमत मुद्दत बढ़ाने के हवाले से मुजव्वज़ा आइनी तरमीम पर भी आइनी और कानूनी टीम की रिपोर्ट पर तबादला ख्याल किया गया। जलसे, जुलूसों और मुजाहरों पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। अमन व अमान खराब करने वालों के साथ सख्ती से निपटने का फैसला किया गया। नवाज शरीफ का कहना था कि हमें कारकर्दगी के साथ साथ अवामी मसाइल को ज्यादा फोकस रखना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम दुरुस्त समत की जानिब चल पड़े, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं, इनके तमाम फैसलों का एहतराम करते हैं और मिलकर फैसले कर रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ बोली कि हमें पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद की जरूरत है। बानी PTI के लिए सहूलतकारी पर साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडाला जेल का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। तमाम मुलाजमीन मोहम्मद अकरम के करीबी होने का इंकशाफ किया जा रहा। सहूलतकार नेटवर्क के 6 मुलाजमीन, जिनमें 2 अर्दली, 3 वार्ड्स और हेड वार्ड से पूछताछ की जाएगी।
तफसीलात रावलपिंडी से अनवार अब्बासी की इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। बानी पीटीआई के लिए अडयाला जेल में सहूलतकारी के इल्जाम में अहम पेशरफ्त हुई है। सिक्योरिटी इदारों ने साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम का जेल में मुकम्मल नेटवर्क पकड़ लिया। जेल के मजीद 2 अफसरान से पूछताछ शुरू कर दी गई है। दीगर 2 अफसरान में अडयाला जेल के असिस्टेंट नाजिम साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर शामिल हैं। दोनों अफसरान साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल अकरम के करीबी रिहायश पजीर थे। अडयाला जेल से हटाए गए डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम के 2 अर्दली 3 वार्डर और हेड वार्डर से पूछताछ की जाएगी। तमाम मुलाजमीन साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम के करीबी तस्वुर किए जाते हैं। बानी पीटीआई को जेल में मोबाइल फोन की सहूलत फराहम करने के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हुई है। 3 यूरोपीय ममालिक के नंबर्स पर बनाए गए व्हाट्सएप के लिए इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोन के शवाहिद भी मिल चुके हैं। अडयाला जेल से हटाए गए डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी एक साबिक सूबाई वजीर पंजाब के करीबी समझे जाते हैं। मोहम्मद अकरम पर बानी पीटीआई के लिए पैगाम रसानी और सहूलतकारी का इल्जाम है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम मुख्तलिफ औकात में मजमूई तौर पर 15 साल से ज्यादा अरसा अडयाला जेल तैनात रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल तरट कहते हैं बानी पीटीआई मुल्क में इंतशार फैलाने की साजिश में मुलव्विस थे। बानी पीटीआई की मंशा शामिल थी फैज़ हमीद जो इक़दाम करते थे। फौज का खुद एहतसाबी का अमल शफाफ तरीके से जारी है। फैज़ हमीद से तहकीकात के बाद मजीद 3 साबिक अफसरान को गिरफ्तार किया गया। मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वालों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मुल्क की सलामती को जिसने भी नुकसान पहुंचाया वो शिकंजे में जरूर आएगा। एक इदारे ने खुद एहतसाबी को फ़रोग देते हुए एहतसाब का अमल शुरू किया। इस एहतसाब के अमल को हम खुशाइन समझते हैं। एहतसाब की तरफ बढ़ते हुए मुल्क में इंतशार को जो है वो रोका जा रहा है। सियासी जमात और सियासी लीडर की कलूजन थी जनरल फैज़ के साथ, जिसके नतीजे में मुल्क में इंतशार फैलाया जा रहा था। 3 मजीद अफसरान जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। उससे ये साबित होता है कि जो जनरल फैज़ हमीद को तहवील में लिया गया था, ये उनसे तहकीकात के नतीजे में इन अफसरान को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, हमाद अजहर पीटीआई पंजाब की सदारत से मुस्ताफ़ी हो गए। हमाद अजहर ने सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से इस्तीफ़ा मुस्तरद करने पर अपने मौक़िफ़ को दोहराते हुए लिखा कि यह मेरा हतमी फैसला है। उन्होंने एतमाद करने पर उमर अयूब का शुक्रिया अदा किया। हमाद अजहर के इस्तीफ़े के बाद तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर चौधरी असगर गुज्जर और जनरल सेक्रेटरी हाफिज ज़ीशान रशीद ने इस्तीफ़ा दे दिया था। हमाद अजहर ने लिखा कि ऐसे हालात जहाँ मेरे पास कोई इख्तियार के बगैर मुकम्मल जिम्मेदारी हो, कोई भी पैगाम भिजवाने वालों के गज़ब से नहीं बच सकता जब तक कि खुद पार्टी लीडर तक रसाई हासिल न हो। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने हमाद अजहर का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया था। अपने पैगाम में उमर अयूब ने हमाद अजहर की खिदमात को सराहते हुए कहा कि आपने बानी पीटीआई और पार्टी के लिए बहुत काम किया है। हमाद अजहर ने अपने इस्तीफ़े में पार्टी में लॉबिंग और मखसूस अफराद की इजारादारी पर शदीद एहतजाज किया था। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने बयान में लिखा कि मैं अडयाला नहीं जा सकता। पंजाब की तंजीम में बहुत सारे ऐसे फैसले हुए जिन पर ना तो मेरी राय शामिल थी और ना ही रजामंदी शामिल थी। कुछ फैसले मेरिट के बजाय लॉबिंग की बुनियाद पर किए गए। पीटीआई रहनुमा जुनैद अकबर कहते हैं फैज़ हमीद या किसी इनफरादी और इज्तिमाई काविशों से हमें अवामी पजीराई नहीं मिली। अगर फैज़ हमीद ने हमें सपोर्ट किया है तो एहतसाब होना चाहिए, ना सिर्फ फैज़ हमीद को बल्कि सबका एहतसाब होना चाहिए। लोग ये समझते हैं कि पीटीआई की जो अवामी पजीराई मिली या अवाम की सपोर्ट मिली ये किसी की इंडिविजुअल की वजह से या किसी इदारे की वजह से, तो बिल्कुल एक एहतसाब होना चाहिए कि उनके जो, और सिर्फ उसका नहीं होना चाहिए, जो मौजूदा लोगों ने जो किया है, इससे पहले जो किया है, जिन लोगों ने जो है अपने हलफ से रोगर्दानी की, उसको इंसाफ के कटहरे में ले जाए, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। अगर किसी ने आइन से गद्दारी की है तो उसको इंसाफ के कटहरे में ले जाए, चाहे XYZ जो भी हो। इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि खान साहब जो है वो वज़ीर आज़म बने। इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी, वो कह रहे थे कि खान साहब 3 साल के लिए जो है मुल्क छोड़ जाए, वो रिटायरमेंट ले ले। तो वो चीज़ें जो हमारे लिए पार्टी की ना खान के लिए ना हमारे लिए काबिल कबूल थी। पीटीआई में इख्तलाफात, शेर अब्दुल मरवत फिर से बोल पड़े। शेर अब्दुल मरवत की बानी तहरीक इंसाफ से एक दफ़ा फिर मुलाकात ना हो सकी। मैं अडयाला जेल बानी पीटीआई से मिलने गया मगर मुलाकात ना हो सकी। शेर अब्दुल मरवत ने कहा कि पार्टी में मेरे साथ जो किया गया इसकी इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है। बानी तहरीक इंसाफ को मेरे खिलाफ भड़काया गया, मेरे बारे में इनके कानों में जहर घोला गया। शेर अब्दुल मरवत ने कहा कि इसकी समाज जल्द खत्म होने के बायस मेरी मुलाकात न हो सकी। मैं जल्द से जल्द बानी तहरीक इंसाफ से मिलकर इंक्वायरी का मुतालबा करना चाहता हूँ। शेर अब्दुल मरवत ने कहा कि मैं मुतालबा करता हूँ कि इंक्वायरी हो, मेरे साथ ऐसा करने वाले को सामने लेकर आए। मेरे खिलाफ तमाम तर इंतहाई इक़दाम उठाने के बावजूद मैं बानी तहरीक इंसाफ के सामने मसला उठाऊंगा। बानी तहरीक इंसाफ के सामने मेरी स्टोरी बल्लेबाज से शुरू होगी। कुछ लोग पार्टी में परवेज खटक, फवाद चौधरी, ओन चौधरी और इमरान इस्माइल को वापस लाना चाहते हैं।
سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار نے کہا کہ من گھڑت خبروں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اپنی طے شدہ مصروفیات کے تحت 7 اگست کو لندن پہنچا تھا. ہر سال 3 ہفتے ملک سے باہر گزارتا ہوں. 2 ہفتوں کے بعد وطن واپسی ہوگی. پاکستان کے موجودہ حالات کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کو اللہ ہدایت دے. ملک بھر میں انٹرنیٹ بلاکیج اور سست روی کے حوالے سے پاکستان میں انٹرنیٹ سروسز سست روی کا شکار ہیں. آہستہ آہستہ، اتنا آہستہ کہ چلے ہی نہیں. پاکستان میں انٹرنیٹ دم توڑنے لگا. 5G کا خواب. انٹرنیٹ کی سپیڈ 2GB نہ رہی. واٹس ایپ صارفین کے لیے تصویر اور آڈیو میسج شیئر کرنا بھی مشکل ہو چکا. میسج فارورڈ کرنا مشکل، فارورڈ ہو جائے تو وصول کرنے والے کے لیے دیکھنا مشکل. سوشل میڈیا ایپس چلانے کے لیے VPN لازم ہو چکا. انٹرنیٹ کی سست روی کے باعث ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر فری لانسر کا کاروبار کرنے والوں کا کام بھی ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے. آن لائن صارفین کو مخصوص وقت کے اندر آرڈر مکمل کرنا چیلنج بن چکا. آن لائن اپلیکیشن سے کار اور موٹر سائیکل چلانے والے روز کی روٹی کمانے سے بھی محروم ہونے لگے. فوڈ ڈیلیوری کا کام بھی شدید متاثر ہو چکا. آرڈر دینا اور وصول کرنا صارف کے بس سے باہر ہو چکا. سوشل میڈیا پر رابطے نہ ہونے سے کاروباری افراد کا اربوں روپیوں کا نقصان ہونے لگا ہے. انٹرنیٹ کی سست روی کا معاملہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بھی اٹھا دیا گیا ہے. کمیٹی نے انٹرنیٹ سے سوشل میڈیا اپلیکیشن سست ہونے سے نقصانات کی رپورٹ طلب کر لی ہے. کمیٹی نے 2 ہفتوں میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مسئلہ حل کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں. سینیٹر پلوشہ خان کی زیر صدارت سینٹ قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں اراکین کمیٹی نے انٹرنیٹ سوشل میڈیا اپلیکیشنز ڈاؤن ہونے کا معاملہ اٹھایا. سینیٹر ہمایوں محمد اور سینیٹر افنان اللہ نے کہا کہ انٹرنیٹ سوشل میڈیا اپلیکیشنز سست ہونے سے بزنس متاثر ہو رہا. انٹرنیٹ سست ہونے سے کم از کم 500 ملین کا نقصان ہوا ہے. سیکریٹری IT نے دوران اجلاس موقف اپنایا کہ موبائل آپریٹرز کی سروس میں خلل آیا ہے. کوئی تکنیکی مسئلہ ہو سکتا ہے جو جلد حل ہو جائے گا. وزیر مملکت IT شیدا فاطمہ نے کہا کہ انٹرنیٹ سروسز متاثر اور فائر وال کی تنصیب کے حوالے سے انٹرنیٹ کے سست ہونے کی شکایات موصول ہوئی ہیں. IT ڈیٹا ٹریفک دیکھ کر انٹرنیٹ سپیڈ کا معلوم ہو سکے گا. وزیر مملکت شیدا فاطمہ نے کہا کہ انٹرنیٹ کبھی بھی سست نہیں ہونا چاہیے. IT ڈیجیٹل اکانومی اور ڈیجیٹل گورنمنٹ کا انحصار انٹرنیٹ کی اچھی سپیڈ پر ہے. PTA سے گزشتہ 2 ہفتوں کا ڈیٹا طلب کیا ہے. آپ کو بتائیں پاکستان میں انٹرنیٹ فائر وال سے معیشت کو $30 کروڑ کا نقصان ہو سکتا ہے. پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن نے کہا کہ انٹرنیٹ کی سست روی VPN کی خراب کارکردگی کاروبار کے بڑے نقصانات کا سبب بنی. یہ رکاوٹ محض تکالیف نہیں بلکہ صنعتی ترقی پر براہ راست حملے کے مترادف ہیں. بات کریں 9 مئی واقعات میں بشرا بی بی سے تفتیش کا معاملہ. راولپنڈی پولیس کی 6 رکنی تفتیشی ٹیم اڈیالہ جیل پہنچ گئی. اینٹی کرپشن عدالت نے بشرا بی بی سے 1 ہفتہ میں تفتیش مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی تھیں. راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں پولیس تفتیشی ٹیم گیٹ نمبر 5 سے اڈیالہ جیل کے اندر داخل ہوئی. تفتیشی ٹیم میں SP فیصل سلیم، DSP سکندر اور DSP فوزیہ شامل ہیں. اس کے علاوہ انسپیکٹر کیسر، یعقوب شاہ اور علی حسنین بھی تفتیشی ٹیم کا حصہ ہیں. پولیس ٹیم بشرا بی بی سے 9 مئی واقعات کے حوالے سے تفتیش کرے گی. واضح رہے کہ اینٹی کرپشن عدالت نے بشرا بی بی سے 1 ہفتے میں تفتیش مکمل کرنے کی ہدایات جاری کر رکھی تھی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے لیے ذاتی حیثیت میں 50 لاکھ انعام دینے کا اعلان کر دیا ہے. پشاور کے حیات آباد سپورٹس کمپلیکس میں انٹر اکیڈمی گیمز کی افتتاحی تقریب میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ نوجوان میں ٹیلنٹ ابھر کر سامنے آ رہا. ارشد ندیم کو 3 دن کے لیے دعوت دیتے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا آ کر ہمارے کھلاڑیوں کو بھی تربیت دیں. علی امین گنڈاپور نے کہا کہ کھیل انسان کو فٹنس اور پاور فراہم کرتا ہے. بانی PTI سب سے بڑے کھلاڑی ہیں جو ڈٹ کر مقابلہ کر رکھے گئے. وزیر اعلیٰ KP نے انٹر اکیڈمی گیمز کے فاتح اور رنر اپ کھلاڑیوں کے لیے مجموعی طور پر 30 لاکھ روپے انعامات کا بھی اعلان کیا ہے. آگے بڑھتے وقت بتائیں خیبر پختونخوا میں منکی پاکس کا پہلا مشتبہ کیس سامنے آ گیا ہے. مردان سے تعلق رکھنے والے شخص کی خلیجی ممالک سے سفری ہسٹری سامنے آئی ہے. وائرس کی تصدیق کے لیے قومی ادارہ صحت کو بھی نمونہ ارسال کر دیا گیا ہے. ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ خیبر پختونخوا کے مطابق منکی پاکس سے متاثرہ شخص میں معمولی علامات پائی گئی. مشتبہ متاثرہ شخص سے میل جول رکھنے والے مزید لوگوں کے نمونے حاصل کر رکھے. وزارت صحت پاکستان نے تمام صوبوں کو منکی پاکس کے حوالے سے فوکل پرسنز مقرر کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں. بارڈر ہیلتھ سروسز کو تمام پوائنٹس آف انٹری پر سخت نگرانی کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی. محکمہ صحت نے اس سے متعلق ایڈوائزری جاری کر دی ہے.
बात करें कुछ कारोबारी मैदान से। कराची स्टॉक एक्सचेंज के करीब फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड के जख्मी होने का वाकया। पुलिस के मुताबिक वारदात में 2 करोड़ रुपए की रकम लूट ली गई। मुजामत पर सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गया है। शाहरा फैसल पर मेज़ान बैंक से निकाली गई रकम गाड़ी में स्टॉक एक्सचेंज के करीब वाक़ निजी बैंक मुंतकिल की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक गाड़ी स्टॉक एक्सचेंज के करीब पहुंची तो 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 डाकू भी गए। रकम के मालिक के हमरा मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने मुजाहमत की तो डाकू ने पेट में गोली मार दी। सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से कोई भी मुलजिम जख्मी नहीं हुआ, जबकि डाकू रकम से भरा बैग लेकर फरार हो गए। रेलवे पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के दरमियान हुदूद का तनाज़ा बरकरार है, जबकि रकम का मालिक कारोबारी शख्स है। सेहत कहानी गरीब मरीजों के इलाज मुआवजे का मुनफरिद नेटवर्क। पाकिस्तान में डॉक्टरों की शदीद किल्लत के बायस मुल्क की निस्फ आबादी को सेहत की सहूलियात तक रसाई हासिल नहीं। इस सूरत हाल को बदलने के लिए सेहत कहानी ने मरीजों के लिए होम हेल्थ केयर सर्विस का आगाज कर दिया है, जिसकी मदद से मरीजों को सेहत के मयारी सहूलियात फराहम होंगी। इस हवाले से कराची से बिलाल अली की यह रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। टेली मेडिसिन कंपनी सेहत कहानी ने मरीजों को घरों में मुख्तलिफ सहूलियात फराहम करने के लिए होम हेल्थ केयर सर्विस का आगाज कर दिया है। सेहत कहानी की तरफ से फिजियोथेरापी, स्पीच थेरापी, ड्रेसिंग की सहूलियात दस्तियाब होंगी। कराची में मुनअक़दा तकरीब से गुफ्तगू करते हुए सेहत कहानी की सरबराह डॉक्टर सारा का कहना था कि मरीजों को घर में मेडिकल केयर सस्ते दामों मैसर होगी, क्योंकि हमारे पास काबिल एतमाद डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ मौजूद है। एक फोन पर घर की दहलीज पर सेहत की बेहतरीन खिदमात हासिल करें। स्ट्रोक, पैरालिसिस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और कैंसर के पेशेंट्स को हम घर पे बैठे बैठे स्पेशलाइज्ड सर्विसेज दे सकें। सेहत कहानी के 7,500 डॉक्टर्स, हमारी 300 लोगों की टीम, इसके लिए बहुत पुरुम्मीद है कि होम हेल्थ केयर या हॉस्पिटल एट होम जो है वो पाकिस्तान में जीरियाट्रिक केयर को और स्पेशल नीड्स केयर को बदल देगा। साबिक सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर फजलुल्लाह पिचोह का कहना था कि सेहत के शोबे में टेक्नोलॉजी का अहम किरदार है। सेहत कहानी टेली मेडिसिन का इस्तेमाल करते हुए मरीजों को सस्ती और आला मेयार की तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। ये जो सेहत कहानी की सर्विसेज हैं उसको इस्तेमाल करे गवर्नमेंट ऑफ सिंध फील्ड में, सिंध में, अर्बन सिंध और रूरल सिंध में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो इसके जो नताइज बहुत अफजल आ सकते हैं। तकरीब से खिताब करते हुए माहिरीन सेहत का कहना था कि सेहत के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मरीजों की बेहतर देखभाल हो सकेगी। सेहत कहानी में आने वाले मरीजों का बाकायदा रिकॉर्ड मुरतब किया जाता है, जिसे जरूरत पड़ने पर माहिर डॉक्टर्स को फराहम कर दिया जाता है। और न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए एवीएन न्यूज, क्योंकि एवीएन है कौम की सोच।